Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our class. Your topic is directional relay. Okay. Okay. So to operate for fault current in only one direction, combined with four current relay to protect line with two sources. अच्छा, इससे पहले हमने फोर करंट रिले पढ़ा था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब फॉल्ट करंट जो सेटिंग करंट है, सेटिंग वैल्यूज है, उससे बढ़ जाए तो फिर रिले ऑपरेट होगी। और हमने ये भी पढ़ा था कि इनवर्स टाइम रिलेशन अगर हम रखें तो वो अच्छा होगा, क्योंकि इनवर्स टाइम रिले ऑपरेशन में ये होगा कि फॉर एग्जांपल ये फॉल्ट करंट है, सही है, आई एफ, और ये है ऑपरेटिंग टाइम, सही है। तो इनवर्स टाइम ऑपरेशन में ये होगा कि जितना जितनी फॉल्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ऑपरेटिंग टाइम उसका कम होगा, यानी वो फास्ट ही ऑपरेट करेगा। और जितना फॉल्ट करंट कम होगा तो हम जो है उसको टाइम देंगे कि वो जल्दी ऑपरेट ना करे, बल्कि कुछ टाइम ले ले, ताकि शायद बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि वो सेल्फ रिकवर हो जाए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये 10 एम्पेयर है, तो 10 एम्पेयर फॉल्ट करंट ऑपरेट कर रहा है फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड में, सही। और ये 5 एम्पेयर करंट है तो फॉर एग्जांपल ये ऑपरेट कर रहा है 3 सेकेंड पे, सही। तो जितना फॉल्ट करंट कम है उसको हमने यानी जो ऑपरेटिंग टाइम है वो ज़्यादा दिया है, ताकि वो जल्दी ऑपरेट ना करे, क्योंकि जितना वो ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा, उतना जो है वो डेंजरस होगा और इक्विपमेंट्स को डैमेज करेगा। इसलिए हम इसकी उसका ऑपरेटिंग टाइम जो है वो कम रखेंगे। और जितना फॉल्ट करंट जो है वो कम होगा उतना वो नुकसानदेह नहीं होगा, इतना डेंजरस नहीं होगा इक्विपमेंट्स के लिए। तो इसलिए हम उसको जो है ये नहीं, कुछ टाइम दे देंगे, डिले दे देंगे, ताकि अगर ये सेल्फ रिकवर हो सके तो वो रिकवर हो जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। ठीक है, जो कि इनवर्स टाइम ऑपरेशन पे काम करता है। अच्छा, फिर हम ये पढ़ा कि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, सही है, कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो भी वो ऑपरेट कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो भी ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर टू सोर्सेज हैं, सही है, तो फिर जो है ये नहीं, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक सोर्स है तो वो तो पता लग जाएगा कि फॉल्ट कहाँ पे है, तो कौन सा रिले ऑपरेट होना चाहिए, सही। तो अब अगर ये तो एक सोर्स, अगर दो सोर्सेज हैं तो यानी इस यहाँ से भी करंट आएगा और यहाँ से भी करंट आएगा, सही। तो सिर्फ ओवर करंट रिले में ये था कि जो जो फॉल्ट लोकेशन है वो जिस रिले से क्लोजेस्ट है तो वो ऑपरेट हो जाता। और जो जो दूर है वो बैकअप के तौर पे काम करता है, यानी रिले के दो ऑपरेशंस होते थे, एक वो जो है वो प्राइमरी प्रोटेक्शन के तौर पे काम करते थे, और दूसरा जो है वो सेकेंडरी, या इसको हम जो है यानी बैकअप बैकअप प्रोटेक्शन भी कहते थे। बैकअप प्रोटेक्शन में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इट फील्स टू ऑपरेट, अगर ये ऑपरेट नहीं कर पाता किसी वजह से, सही, तो सेकेंडरी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए ताकि सिस्टम डैमेज होने से बच जाए, तो फिर भी ये ऑपरेट होता है। जो प्राइमरी रिले है वो क्लोजेस्ट होता, तो कम से कम रीजन जो है यानी लेस रीजन वो अफेक्ट हो जाता, सही है। मगर जो वो है जो सेकेंडरी होती है वो तो सारी बातें दूर होती है, तो उसके साथ और भी बस बार्स और सिस्टम कनेक्ट होते थे। तो अगर ये ऑपरेट करता है तो फिर लार्ज रीजन जो है वो अफेक्ट होगा। तो ठीक है कि लार्ज रीजन अफेक्ट होगा, ज़्यादा इंटरप्शन, ज़्यादा रीजन को सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी, सही। तो इसलिए ये डिज़ायरेबल नहीं है, चाहिए कि प्राइमरी रिले ही बर वक्त ऑपरेट हो।
बट अब उसको अगर सेकेंडरी प्रोवाइड हम नहीं करेंगे तो पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हम इस चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि हम क्या करें कि हम बैकअप प्रोटेक्शन भी रखें। आल दो कि ये ज़्यादा रीजन को सप्लाई इंटरप्ट कर रहा है, बट दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर अस। दिस इज़ द वर्स्ट केस बट इट इज़ मैंडेटरी टू डू सो। सही। अच्छा, दूसरा तो ये था, हम तो इसलिए अब हम स्विच कर रहे हैं डायरेक्शनल रिले में। कि डायरेक्शन रिले में ये होगा कि वो डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में रिले से फ्लो कर रहा है। सही। तो इसमें आप एक चीज़ नोट कर लें कि डॉट रूल इस पे वो होगा, अप्लाई होगा। ठीक है। और डॉट रूल ये है, फॉर एग्जांपल ये अगर रिले है, सही है, तो एक साइड पे डॉट्स होंगे जो कि डायरेक्शनल रिले में ये मस्ट है कि यानी एक साइड पे डॉट्स हो, दूसरे साइड पे ना हो, ताकि रिले को पता लगे कि किस डायरेक्शन से करंट आएगा तो मैं ऑपरेट करूंगा, और अगर दूसरी साइड से, दूसरी डायरेक्शन से अगर करंट आएगा तो मैं ऑपरेट नहीं करूंगा। सही। तो डॉट रूल के मुताबिक अगर करंट एंटरिंग टू द डॉट है तो इट इट शुड बी इट शुड ऑपरेट। सही है। इट मस्ट ऑपरेट। और जो है ऑपरेट करने के बाद क्या होगा कि वो सप्लाई इंटरप्ट कर देगा सर्किट को, यानी क्या कर देगा कि ओपन कर देगा और सप्लाई बंद हो जाएगी। सही। और अगर इस तरह, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, यानी इन दिस केस द करंट इज लीविंग द डॉट्स। ठीक है, यानी अगर इस तरह करंट फ्लो हो रहा है तो इट मींस ए करंट आर लीविंग द डॉट्स। सो दिस केस में फिर जो है ये ऑपरेट ना करे। तो डायरेक्शन इसका ये होगा कि व्हेन द करंट एंटरिंग टू द नोड it must operate, while if the current is leaving the node of the direction relay, so it will block. It must not operate, rather it blocks. Okay, so ये है डायरेक्शनल ओवर करंट रिले में फिर ये होगा कि फिर डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि करंट किस डायरेक्शन से आ रही है तो ये ऑपरेट करेगा। और ये तब जो है ये बेनिफिशियल है कि जब सोर्सेज एक से ज़्यादा हो, यानी दो सोर्सेज हों। ठीक है, दो सोर्सेज हों, करंट यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, तो अब ये डिपेंड करेगा कि जो डॉट्स हैं वो किस साइड पे हैं, कौन सा ऑपरेट करेगा। तो आगे जाके इस पे हम एक एग्जांपल भी करेंगे और उससे आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। सही। अच्छा, फॉर ओवर करंट रिले वी नीड ओनली सिटीज, बट फॉर डायरेक्शनल रिलेज वी नीड बोथ सिटीज एंड वीटीज। जो ओवर करंट रिले है वो उसके साथ सिर्फ सिटीज लग जाती थी, मगर चूंकि अब डायरेक्शनल करंट रिले है तो फिर हम सिटीज हैं और वीटीज दोनों जो है वो इस्तेमाल होंगी। ये देखिए, ये डॉट्स यहाँ पे जो है वो आप लोगों को शो हो रही हैं। सही। ये ठीक है, हर फेज पे सिटी रिले है, और आपको पता है सिटी और रिले जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगर सिटी भी लिखा है तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि इसके साथ रिले भी है। ठीक है। ओके, तो सिटीज और वीटीज दोनों जो है वो डायरेक्शन रिले में काम करेंगे। सही है। अच्छा, तो ऑपरेट ये यहाँ पे लिखा है to operate for fault current in only one direction। ठीक है, ये तब ऑपरेट करेगा जब करंट एक खास डायरेक्शन पे फ्लो करेगा। ये मैंने आपको बताया कि एंटरिंग टू द नोड है। कंबाइन विद ओवर करंट रिले, डायरेक्शन रिले प्लस ओवर करंट रिले, तो ये जो है यानी दो सोर्सेस की मदद से भी ये अपने प्रोटेक्शन जो है वो परफॉर्म देगा। ठीक है। अच्छा, अब ये ऑपरेशन आपको समझाई जा रही है कि जो डायरेक्शन रिले है वो किस तरह ऑपरेट करता है। तो दो फॉल्ट लोकेशंस हमने ली हैं। फॉर एग्जांपल ये बस 1 और बस 2 है, सही है, ये वाले। और फॉल्ट जो है वो इस पॉइंट पे अकर हुआ है, सही है, बिटवीन बस 1 एंड बस 2। सही। और यहाँ पे हमने डायरेक्शनल ओवर करंट रिले लगाया है और ये इसके डॉट्स हैं, तो ये इंडिकेट करेगा कि यानी कि ये किस डायरेक्शन से अगर करंट फ्लो होगा तो ऑपरेट करेगा। सही। तो देखें, नाउ द करंट इज इन दिस डायरेक्शन, so it means के these the current is entering to the node, okay, towards dot, not
to denote towards the dots. Okay, so in this case the relay will operate, ये ऑपरेट करेगा और सप्लाई बंद हो जाएगी, और ठीक है, तो प्रोडक्शन परफॉर्म हो जाएगा. In this case the current is lagging, is in lagging position, ठीक है, because of the line reactances. लाइन रिएक्टेंसेस की वजह से ये जो है ये आपको पता है करंट जो है वो लैगिंग पोजीशन पे चली जाती है. ओके, सो अब अगर फॉल्ट फॉर एग्जांपल इधर है, इस लोकेशन पे है, तो नाउ ये जो है लीव कर रहा है, करंट जो है वो लीव कर रहा है, सही. सो दिस रिले विल नॉट ऑपरेट फॉर दिस पर्टिकुलर फॉल्ट, सही. एक ही रिले है, सही है, एक फॉल्ट के लिए वो ऑपरेट कर रहा है, दूसरे फॉल्ट के लिए ऑपरेट नहीं कर रहा. सो अगर यहाँ पे फॉल्ट अगर होता है तो इसके लिए हमने दूसरी रिले लगानी होगी जो कि इसकी प्रोटेक्शन कर सके, सही है. तो इन दिस केस चूंकि अब करंट जो है वो रिवर्स है, यहाँ पे करंट इस तरह था, अब यहाँ पे करंट इस तरह है, सो द फेज एंगल विल आल्सो बी रिवर्स्ड, ठीक है. तो अगर ये इस डायरेक्शन पे, तो अब 180 डिग्री फेज शिफ्ट इस पे आएगा. अब करंट जो है वो इस तरह हो गया, बिल्कुल 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे होगा, बिकॉज देखिए ना करंट पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में, ठीक है. तो सो सिमिलरली द फेज एंगल विल आल्सो शिफ्ट, ठीक है. इन दिस केस the current will be at leading position, सही है. the fault current in the reverse, ठीक है, ये fault current in the forward direction था, ठीक है, और ये fault current in the reverse direction, सही. so the phase angle also be reverse. अब अगर मैं देखिए इसको रेफरेंस एंगल, इसको रेफरेंस लेता हूँ, तो रेफरेंस का एंगल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है. देखिए चाहे ये केस हो या ये केस हो, दोनों केसेस में वोल्टेज एज अ रेफरेंस है, तो इसलिए जो एंगल उसका होगा वोल्टेज का, वो क्या होगा, जीरो होगा, सही है. अच्छा, तो अब ओके, सो अब जो करंट है, करंट का एंगल वो चेंज हो रहा है, तो उसको हम फाई एंगल का नाम दे देंगे, ठीक है. तो अब मैं जो ऑपरेशन है रिली का ऑपरेशन, वो आपको एंगल के लिहाज से वो एक्सप्लेन करूंगा कि जब एंगल चेंज होगा, ठीक है, यानी फॉल्ट इधर है तो एंगल क्या है करंट का, फिर जब फॉल्ट इधर है तो करंट का एंगल क्या है. सो विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ करंट, ओके, फेज एंगल ऑफ द करंट, रिले की ऑपरेशन क्या होगी, सही है. सो ये फॉर एग्जांपल एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ठीक है. और वैसे जो है ये जो नीचे वाला रीजन है, ये जो है यानी ट्रिप रीजन होना चाहिए, मगर यहाँ पे कुछ एक छोटा सा एंगल है, छोटा सा एंगल है, और ये एंगल जो है फाई वन इसको हम कहते हैं, इसकी वजह से ये थोड़ा शिफ्ट हो गया है. और जो फाई वन है, इस ये बहुत छोटा एंगल होता है, ठीक है. ये लाइन इंडक्टेंसेस और कुछ इस तरह के जो लॉसेस हैं उसकी वजह से ये इसकी शिफ्टिंग हुई है. सो ये 2 to 8 डिग्री होता है, यानी बहुत ही कम होता है, सही. अच्छा, तो ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो शेडेड रीजन है दिस इज द ट्रिप रीजन, और ये जो ऊपर वाला अनशेडेड रीजन है ये ब्लॉक रीजन है, सही. मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमने इस तरह करंट रिले की सेटिंग इस तरह की है कि अगर एंगल इस शेडेड रीजन में आ गया, इफ द एंगल ऑफ करंट इज बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, जो कितना बनता है, यानी 0 से -180 डिग्री. अगर 0 से -180 डिग्री इसको इसको निकाल के अगर ये निकाल लें तो फिर ठीक है जितना एंगल बनता है. तो अगर φ-φ1 is in between 0 degree and -180 degree, so what will happen, uh, the angle will be in this region, so it will trip, okay, और otherwise block, ठीक है. और अगर नहीं होगा तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगी, यानी वो मूवमेंट नहीं करेगा. ब्लॉक का मतलब है कि वो
लॉक हो जाएगा। आप इसको लॉक भी कह सकते हैं कि ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा और ये मूवमेंट नहीं करेगा। यानी अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले की मिसाल दे दूं, आपको पता है उस वो ट्रिपिंग किस तरह करता है। उसका जो डिस्क होता है, ठीक है, डिस्क वो स्पिंडल के अक्रॉस इस तरह ऊपर जाता है, ठीक है जी। एक फिक्स्ड कांटेक्ट होता है, ठीक है, और इसके साथ एक मूवेबल कांटेक्ट होता है, सही। तो जब ये रोटेट करता है तो आखिरकार जो है ये इसके साथ लग जाता है और ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। सो अब अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो जाहिर बात है ये रोटेट करेगा 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 और आखिरकार जो है ये इसके साथ टच होके जो है वो सर्किट को ट्रिप कर देगा, सही। अब अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स में है तो इसको फिर अगर ये पहले इस तरह एंटी क्लॉकवाइज इस तरह मूव होके ऊपर जा रहा है तो फिर रिवर्स केस में ये क्लॉकवाइज जो है वो मूव इसको करना चाहिए। अगर यहाँ पे हम स्टॉपर लगा लेते हैं और एक लॉक सा लगा लेते हैं जो कि रिवर्स में अगर ये फ्लो करना चाहे तो ये फ्लो ना करे। तो ये ऑपरेशन हमने इसलिए किया है ताकि इससे डायरेक्शनल ओवर करंट रिले बन जाए। अगर इस तरह ऑपरेशन नहीं होगा, यानी फॉरवर्ड में भी वो रोटेट कर रहा है और रिवर्स में भी वो रोटेट कर रहा है, तो इट मीन्स कि फिर ये तो डायरेक्शन डिपेंडेंट ना हुआ। हमने तो इसको डायरेक्शन डिपेंडेंट बनाना है, यानी एक साइड पे इसको रोटेट करने देना है और दूसरे साइड पे इसको इसकी रोटेशन को स्टॉप करनी है, इसको इसकी रोटेशन को रोके रखना है। तो तब जाके ये डायरेक्शनल ओवर करंट रिले बन जाएगा, सही। तो फॉर दिस पर्पस अगर हम ये समझते हैं कि अगर एंगल जो है इन दोनों के करंट का जो एंगल है वो -180 डिग्री और 0 के बीच आता है तो ये रोटेट करे और रोटेट करने के बाद जो है वो जाहिर बात है वो ट्रिप कर लेगा। यानी जब कंटेक्ट्स इस तरह मिल जाएंगे तो ये ट्रिप कर लेगा। और अगर जो करंट का एंगल है वो इस रीजन में आता है, ठीक है, तो फिर वो जो है अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं और वो यानी बिल्कुल उसको सेंस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। फॉल्ट करंट होगा, सही। अब देखिए यहाँ पे फॉल्ट है ना, यहाँ पे जो करंट फ्लो है ये भी फॉल्ट करंट है, मगर ये रिले बिल्कुल ऐसा ही इसको कंसिडर कर रहा है जैसे ये फॉल्ट करंट है ही नहीं, सही है। सो वो बिल्कुल इसको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, सेंस नहीं कर पा रहा। तो ये क्यों? क्योंकि अब जो करंट है वो देखिए ऊपर है। अब ऊपर करंट है तो इट मीन्स कि वो ये वाला करंट है, ठीक है। इसमें दोनों करंट शो हुए हैं, एक करंट ये है, ये वाला जो यहाँ पे था, ठीक है, ठीक है। अब अगर देखिए फॉर एग्जांपल ये वी है और ये आई है, ठीक है। तो पहले केस में आई इस रीजन में आ रहा था, ठीक है। सो ओके, सो जब इस रीजन में आ रहा था, सो देखिए ठीक है ये वाला, ठीक है, जब फॉल्ट यहाँ पे था तो करंट इस रीजन में है तो ये वाला डायग्राम बनेगा। तो ये वाला डायग्राम का मतलब है कि अब जो एंगल है जो करंट है, ठीक है, ये वाला ये इस रीजन में आ रहा है, शेड रीजन में आ रहा है, यानी 0 से -180 के रीजन में आ रहा है। तो बात है क्या होगा, ट्रिप होगा, सही। तो ये ऑपरेट कर जाएगा। और अब इस केस में देखिए जब वर्स करंट है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यूं होगा, सही। ये वाला अब नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो इट मीन्स के ये जो है यानी अब किस रीजन में आ रहा है, ब्लॉक रीजन में आ रहा है, तो इट विल नॉट सेंस द फॉल्ट करंट एंड इट विल नॉट ऑपरेट इन दिस केस, सही। सो ये स्टोरी है कि जो है यानी विद रिस्पेक्ट टू एंगल आप डायरेक्शन की किस तरह सेटिंग कर सकते हैं ताकि ये ऑपरेट करे या ऑपरेट ना करे, सही। अभी देखिए मैंने आपको एग्जांपल दी उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले की, सही। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन रिले, सही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन रिले में क्या है, ये कौन है यार, अपने माइक म्यूट कर दो। ओके, सो डायरेक्शनल ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन ओवर रिले में आपको पता है जो रोटेशन होती है ये डिपेंड करती है इसके टॉर्क पे, यानी ये जो मोशन है इसकी,
तो कितना स्पीडी जो है वो मूव करके ऊपर जाके वो ट्रिप करेगा, सही, यानी दूसरे कंडक्टर के साथ ये लग जाएगा। तो ये कितनी तेजी से करेगा, जितनी टार्क ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना जो है वो ऑपरेट करके टॉर्क उसको जल्द यानी जब ज़्यादा टार्क होगा तो रोटेशन ज़्यादा होगी और वो ऑपरेशन टाइम जो है, ट्रिपिंग टाइम वो कम से कम हो जाएगा, ठीक है। यानी जितना फॉल्ट करंट ज़्यादा होगा उतना जो है टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, उतना जो है ऑपरेटिंग टाइम फास्टर होगा यानी कम होगा, सही। तो जो टॉर्क है ये डिपेंड करता है, ये देखिए वो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये, ठीक है, ये वी है, ये आई है, और साइन फाइव माइनस फाइव, ठीक है। फाइव वन मैंने आपको बताया था, फाइव वन जो है वो ये वाला स्मॉल एंगल है, और फाइव जो है वो करंट का एंगल है, सही। अच्छा, सो अब अगर फाइव वन माइनस फाइव ये 90 डिग्री है, सही है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये वाला 90 डिग्री है, सो या ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, सही। तो जब साइन 90 को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है, अगर ये वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन 90 किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है, तो इट मीन्स के जो टॉर्क होगा वो फॉर द स्पेसिफिक वी एंड आई वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर एंगल फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है, ठीक है, या 30 डिग्री है, या 90 डिग्री है, तो इस केस में वैल्यू 1 है, इस केस में 0.8 है, 86 है, और इस केस में 0.5 है। तो देखिए ना, फॉर कांस्टेंट बी एंड आई, तो ये 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 आती है, इसकी 0.866 और इसकी 0.5, तो इट मीन्स कि इसकी जो टार्क है वो सबसे ज़्यादा होगी, सही। तो जो ऑपरेटिंग टाइम है वो इसका कम होगा, इसका इसके मुकाबले में ज़्यादा होगा, और जो 30 डिग्री है इसका जो है वो इन दोनों से यानी ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा होगा, सही। अच्छा अब अगर इस साइड पे देखें तो यहाँ पे जो एंगल है वो -90 डिग्री आ रहा है, सही। इस साइड पे प्लस डिग्री, इस साइड पे -90 डिग्री, सही। सो -90 डिग्री अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है, तो भी जो टार्क है वो मैक्सिमम आएगा, सही है ना। 90 डिग्री +1 और -20 डिग्री माइनस माइनस वन, ठीक है। -1 का मतलब है कि 1 की वजह से तो टार्क मैक्सिमम होगा, माइनस का मतलब है कि ये जो स्पिंडल है वो डिस्क है वो अब रिवर्स डायरेक्शन यानी इस तरह नीचे जाने की कोशिश करेगा, सही है ना। वो तो ऊपर, क्योंकि यानी आपको पता है जो स्क्रू है, स्क्रू की मोशन को आप देखें तो एक डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो यानी इनवर्ड टुवर्ड्स वॉल होगा, और अगर रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे तो आउटवर्ड टुवर्ड्स वॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे भी ये इस तरह स्क्रू वो है, मोशन है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब करंट ये है, सही है, तो क्या होगा कि मैक्सिमम टार्क मिलेगा, बट इट विल रोटेट अपवर्ड्स सो दैट इट द मूवेबल कंडक्ट कैन टच विद द फिक्स कंडक्ट एंड द रिले ऑपरेट्स फॉर ट्रिपिंग। मगर जब रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो नाउ बाय द रिवर्स करंट द मैक्सिमम टार्क विल बी गिवन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इन द रिवर्स डायरेक्शन। सो हमने क्या किया है, यहाँ पे वहाँ पे स्टॉपर हमने लगाया है जो कि वो लॉक करता है और वो ऑपरेट नहीं कर पाता, ठीक है ना। जिस तरह आप साइकिल का वो चेन होता है, ठीक है, आप एक डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो वो उससे जो है वो व्हील्स जो है वो रोटेट करती हैं, मगर अगर रिवर्स डायरेक्शन में आप पैडल को घुमाते हैं तो वो जो है उसकी मोशन से व्हील्स जो है वो स्पीड नहीं पकड़ती, वो रोटेट नहीं होती, ठीक है। यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको हमने लॉक किया है। तो सिमिलर इज द केस ओवर देयर कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इट विल ऑपरेट, इट विल एक्सपीरियंस maximum torque if the angle is 90 degree, so it will rotate in forward direction, and when the angle is -90 degree, so in this case it will also experience a maximum torque but in reverse direction. And in reverse direction we have given some arrangement, we have provided some stopper arrangement which blocks the rotation of the spindle and the disc. So in this case it will not move and it will block.
So it means in this case it will not interrupt the fault current. Okay, so ये जो है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले की एग्जांपल से मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम कोई एक एग्जांपल कर लेंगे ताकि आप लोगों को ये चीज़ और भी क्लियर हो जाए। अच्छा, ये एक एग्जांपल है डायरेक्शनल रिले कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब अगर दो सोर्सेज हैं, देखें एक ये जनरेटर है और एक ये जनरेटर है, और दोनों जो है यानी सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं, तो हम जो है यानी कुछ रिलेज लगाएंगे और दो डिफरेंट लोकेशंस पे हम फॉल्ट अकर करेंगे और हमने देखेंगे कि कौन कौन सी रिले किस वक्त किस फॉल्ट में वो एक्टिव होंगी, कौन से पैसिव होंगी, और जो एक्टिव होंगी उनमें से कौन सी फास्टर होनी चाहिए, इसकी जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है वो फास्टर होनी चाहिए, और किसकी लो होनी चाहिए। जिसकी फास्टर होगी तो इट मींस के दिस रिले एक्ट्स एज ए प्राइमरी रिले, और जिसकी स्लोअर होगी ऑपरेशन, टाइम ऑपरेशन जिसका स्लोअर होगा, तो इट मींस के दीज रिले आर एक्टिंग एज अ बैकअप और एज ए सेकेंडरी प्रोटेक्शन। ओके ओके, सो ये जी इस साइड से सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला जी इस साइड से सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले जो केस लेंगे वो किस चीज़ का लेंगे, फॉल्ट F1 का, सही। अच्छा, सो ये देखिए बस बार 1, बस बार 2 और बस बार 3। अच्छा, अब बस से इस साइड पे B1 और B3 हमने लगाए हैं। ये दोनों जो है यानी चूंकि ये जो रीजन है, सही, इस पे सिर्फ इस जनरेटर का जो करंट है वो ही फ्लो हो रहा है, इस जनरेटर का करंट यहाँ तक नहीं पहुँच रहा, तो इसलिए यहाँ पे जो है यानी डायरेक्शनल रिले लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे सिर्फ इसी का ही करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, और वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे यानी सिर्फ ओवर करंट रिले ही लगाएंगे, यहाँ पे डायरेक्शन रिले लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ये जो है ये रीजन, इस रिले से सिर्फ इस जनरेटर का करंट फ्लो हो रहा है जो कि एक ही डायरेक्शन में है, वो फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट है, सही, और यहाँ का फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट है, सही। तो इसलिए ये जो B1 है और B3 है, ये सिंपल ओवर करंट रिले हैं, यहाँ पे डायरेक्शन रिले लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन रिले वहाँ पे लगाने की ज़रूरत है कि जहाँ पे दो मुख्तलिफ सोर्सेज के करंट फ्लो हो रहे हैं, सही। अच्छा, अब चूँकि यहाँ से इसका करंट भी फ्लो हो सकता है, यहाँ इसका करंट भी फ्लो हो सकता है, तो इसलिए B1 2 और B2 1 यानी बस बार 1 और 2 के बीच जो है B1 2 B2 1, इस तरह बस बार 2 और 3 के बीच जो रिलेज हैं B2 3 और B3 2, सही। तो ये जो चारों रिलेज हैं ये डायरेक्शनल और करंट रिले होंगे, सही। अच्छा, अब हम ये देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर फॉल्ट अगर हुआ है F1 पे, सही है, तो क्या होगा कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है यहाँ से, और इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डॉट्स लगा दूँ तो और भी आप लोगों को आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डॉट्स इन्होंने नहीं लगाए मगर मैं लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए बस बार की तरफ जो है डॉट्स होती हैं हमेशा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बस बार ये है, तो इसकी जो डॉट्स होंगी वो इस साइड पे होंगी, इसी तरह इसकी जो डॉट्स होंगी वो इस साइड पे होंगी, और इसकी जो डॉट्स होंगी वो इस साइड पे होंगी, और ये बाकी B1 और B3 जो है इनमें डॉट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाले डायरेक्शन रिले नहीं है, सही डॉट रूल में पहले भी समझा चुका हूँ पहले स्लाइड में कि जब करंट एंटरिंग टुवर्ड्स डॉट होगा तो वो रिले ऑपरेट करेगा, और अगर करंट जो है वो लीविंग फ्रॉम द डॉट्स होगा, ठीक है, यानी इस तरह होगा, तो फिर वो रिले ऑपरेट नहीं करेगा, सही। अच्छा, सो अब हम F1 यहाँ पे ये फॉल्ट पहले पढ़ते हैं, ये वाला फिलहाल इग्नोर करते हैं, फिर सेकंड केस में हम F2 फॉल्ट
पढ़ लेंगे। सही। सो F1 फॉल्ट में क्या होगा कि अगर F1 फॉल्ट अगर हुआ है, सो यहाँ पे जो करंट होगा वो ये दोनों उससे फ्लो हो रहा है, जनरेटर 1 से भी फ्लो हो रहा है और 2 से भी फ्लो हो रहा है। सही। सो अब देखें, अगर करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, सो ये वाला जो रिले है, ये जो करंट है, ठीक है, जनरेटर G1 फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ, इसको मैं जनरेटर G2 कहता हूँ। तो ये जो करंट है ये एंटरिंग टूवर्ड्स द डॉट्स है, तो इसको ऑपरेट होना चाहिए। इस करंट के लिए ये B12 ऑपरेट होना चाहिए। अब अगर करंट यहाँ से इस तरह आएगा तो ये जो करंट है B21 के लिए लीविंग द डॉट्स हैं, तो ये ऑपरेट नहीं होगा फॉर द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द जनरेटर G1। सही। सिमिलरली ये जो है ये भी ऑपरेट होगा फॉर दिस I1 करंट, ठीक है, क्योंकि ये एंटरिंग टू द डॉट्स हैं और ये लीविंग द डॉट्स हैं, तो फिर ये इसके लिए ऑपरेट नहीं होगा। सही। सो B12 एंड B23 these two are the active relay for generator G1 सप्लाई, ठीक है। और इसी तरह देखिए मैं ये जो है एक्स्ट्रा वो मिटा दूं ताकि आप लोगों को ये पता लगे। अब अगर मैं यहाँ इसकी सप्लाई की बात करता हूँ, ठीक है जी, तो ये जो है ये नहीं, देखिए अब ये इसके लिए एंटरिंग है, ठीक, तो इसके लिए ये ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला करंट यहाँ पे आ रहा है, तो अब ये इसके लिए लीविंग है, तो इस करंट के लिए ये ऑपरेट नहीं होगा। जो ये वाला जनरेटर इसकी जो सप्लाई इसके लिए तो ऑपरेट होगा मगर इसके लिए ऑपरेट नहीं होगा। इस तरह यहाँ पे ये भी जो है एक्टिव होगा फॉर दिस जनरेटर, नॉट फॉर दिस जनरेटर। सही। यानी जो जो रिलीज G1 जनरेटर के लिए एक्टिव हैं वो वाले G2 के लिए एक्टिव नहीं होंगे, वो ऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि वो लीविंग द डॉट्स के केस में आएंगी। और जो रिलीज G2 के लिए ऑपरेट होंगी वो G1 सप्लाई के लिए नहीं होंगी। सही। अच्छा, अब हाँ, ये दोनों तो एक्टिव होंगी मगर अब इसमें प्रायोरिटीज हमने रखनी है कि कौन सा वाला ऑपरेट हो और कौन सा वाला ना हो। तो आपको पता है रूल यही है कि जो रिले फॉल्ट से क्लोजेस्ट है वही ऑपरेट करे। सही, फास्टर, वो ऑपरेट करे फास्टर देन दैट रिले विच इज फार्दर, जो दूर है वो ऑपरेट। अब फॉल्ट यहाँ पे आकर हुआ है तो इस सप्लाई के लिए B23 इसको फास्टर ऑपरेट होना चाहिए। जब ये ऑपरेट करेगा तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं आएगी, और अगर ये किसी सूरत में फेल हो गया, ये ऑपरेट नहीं कर पाया, तो फिर ये बैकअप के तौर पर काम करेगा। ठीक है, तो ये भी एक्टिव होगा इन केस के अगर ये फेल होता है। सही। अच्छा, सो सिमिलरली जो अब B32 है इस सप्लाई के लिए, ठीक है, तो ये क्लोजेस्ट है टू दिस फॉल्ट। So in this case B32 must be faster than B21, और अगर किसी सूरत में B32 फेल हो गया, ऑपरेट नहीं कर पाया, तो फिर बैकअप के तौर पर B21 करेगा। सही। तो ये था सारा फॉल्ट 1 के लिए। सही। देखें, B12, B21, B32, B23 यानी ये जो चारों हैं, दीज आर डायरेक्शन ओवर करंट रिले। B1 और B3 ये सिर्फ ओवर करंट रिले है, D रिले नॉट रिक्वायर्ड, ओनली वन डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट करंट फ्लोइंग थ्रू देम। ठीक है, वो मैं समझा चुका हूँ। अच्छा, अब फॉल्ट 1 केस है तो B21, ये वाला B21 शुड नॉट ऑपरेट, वो तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए B21 ऑपरेट नहीं करेगा और ये भी ऑपरेट नहीं करेगा। B12 कोऑर्डिनेट्स विद B23, जो B12 है इसने कोऑर्डिनेशन करनी होगी B23 से। सही, इन दोनों से कोऑर्डिनेशन करनी सच दैट B23 दिस वन शुड ऑपरेट बिफोर B12 और या B1, इन दोनों से जो है यानी ये वाला जल्दी ऑपरेट करे, ताकि जो है ये इनकी जो बस 1 या बस 2 के साथ जो सप्लाई लगी है, जो लोड लगा है, देखें L1 लोड लगा है, सही, L2 लोड लगा है, तो ये डिस्टर्ब ना हो। सही।
अच्छा, और बी, अब इस सप्लाई के लिए हम बात करते हैं तो B32, दिस वन शुड कोऑर्डिनेट विद B3, ठीक है, इसके साथ, एंड B32, ओके, इसके साथ, तो सच दैट B32 ऑपरेट्स बिफोर B3, ठीक है, इससे पहले ये वाला ऑपरेट, क्योंकि ये क्लोजेस्ट है, ठीक है। अब अगर हम फॉल्ट, इसकी ज़रूरत नहीं आएगी, ठीक है, जब ये इसके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है और ये जल्दी ऑपरेट हो पाया तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं आएगी, B21 की ज़रूरत नहीं आएगी, ठीक है। फॉल्ट एट F2, अगर फॉल्ट यहाँ पे आ गया, सही, सो इन दिस केस B23 शुड नॉट ऑपरेट, ये वाला ऑपरेट नहीं कर पाएगा, सही। B21 शुड ऑपरेट कोऑर्डिनेट विद B32, जो 21 है, सही, ये वाला 21, सही, ये इस सप्लाई की बात हो रही है। B21 और B32 ये दोनों जो है कोऑर्डिनेशन करेंगी, और कौन सा जल्दी हो, B21, क्योंकि फॉल्ट यहाँ पे आकर हुआ है तो इसको जल्दी ऑपरेट करना चाहिए एज कम्पेयर टू B32 या B3, इन दोनों से जल्दी जो है वो ऑपरेट करना चाहिए। इसी तरह B12 शुड कोऑर्डिनेट, अच्छा, अब इस सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो B12 शुड कोऑर्डिनेट विद B1, इससे जो है यानी कोऑर्डिनेशन करे, और चूंकि ये वाला फॉल्ट इस रिले से ज़्यादा क्लोजेस्ट है, सो B12 शुड ऑपरेट बिफोर B1, ठीक है। B1 जो है वो किसके तौर पे काम करे, बैकअप के तौर पे काम करे, सही। फॉर B12 द बैकअप कैन बी प्रोवाइडेड बाय B1 because of no dots, means only over current relay, not directional relay, सही। तो ये था डायरेक्शनल करंट रिले के बारे में, ठीक है। अब जो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और इन लिमिटेशंस की वजह से ये भी फिर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ओवर ओवर करंट रिले जो है इसकी लिमिटेशंस हैं, तो जब दो सप्लाई आती हैं, दो सोर्सेज आती हैं, तो फिर उस वक्त उस केस में जो ओवर करंट रिले है वो सही डिसीजन नहीं कर पाता, और वो पूरे के पूरे सिस्टम को इंटरप्ट कर लेता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। खास रीजन को, सिर्फ खास रीजन को यानी सप्लाई इंटरप्ट होनी चाहिए, पूरे जो बस बार से भी लिंक वो हैं, लोड्स हैं, उनको सप्लाई, जो पूरे फीडर को वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, सप्लाई इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, मगर ये लिमिटेशंस की ओवर करंट रिले की, जिसको हमने रिड्यूस किया किसी से, डायरेक्शनल रिले से, मगर यहाँ पे अब डायरेक्शनल ओवर करंट रिले की कुछ लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से ये जो है ये नहीं, अब हम एक और जो रिले है इम्पिडेंस रिले, या उसको डिस्टेंस रिले भी या रेशियो रिले भी कहा जाता है, तो वो हम यूज़ करेंगे कि जब मल्टी सोर्सेज हों, ठीक है, जब मल्टी सोर्सेज हो, यानी देखिए ये पूरा एक नेटवर्क है मल्टी सोर्सेज का, ठीक है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, तो और एक पूरा मल्टीपल वो हों, लूप्स हों, ठीक है, ट्रांसमिशन लूप्स हों विद मल्टीपल सोर्सेज, so in this case the direction over the relay are difficult to coordinate, so in this case for proper coordination we have to use impedance relay or distance relay, ठीक है, in order to communicate properly